कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ। आज ही गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है। गौरव वल्लभ का ये कहना है, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता मैं, ये भी गौरव वल्लभ की तरफ से कहा गया। एक चिट्ठी लिखी गई मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस अध्यक्ष को, और ये बताया गया कि मैं सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विनोद तावरे ने ज्वाइन कराई है गौरव वल्लभ को बीजेपी। तमाम बीजेपी नेता इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। गौरव वल्लभ पहुंचे बीजेपी दफ्तर और उनकी ज्वाइनिंग हो गई है बीजेपी में, और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गौरव वल्लभ। सुनते क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष समझ जाए कि देश की जनता मोदी जी को चाहती है, वो लाठी उठाने वाले का क्या हाल कर सकती है, आप समझ लो। और इसलिए कांग्रेस अपने नेता प्रतिपक्ष का ये वक्तव्य के बारे में क्या कहना चाहती है, वो हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। और जिस कच्चा टीपू द्वीप की बात हमने कही थी, अब उसको लेकर कांग्रेस के सहयोगी एमडीएमके ने कहा है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु की जनता से धोखा किया। ये घमंडिया गठबंधन के सदस्य ही कह रहे हैं। इसका जवाब राहुल जी क्या देंगे, ये सुनने के लिए हम उत्सुक हैं। आज यहां पर हमने प्रोफेसर गौरव जी का पार्टी में ज्वाइनिंग करते हुए स्वागत किया है। लगभग एक दशक से कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, और शिक्षा जगत में भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं है। और कई बार संजय मयू और अनिल बलूनी सब टीम बैठती है, तो गौरव वल्लभ अगर डिस्कशन में जा रहे हैं तो फिर उस प्रकार कोई सीनियर जाना चाहिए। ऐसी चर्चा उनके कमरे में मैंने सुनी है, और ऐसे गौरव जी का आज पार्टी ज्वाइनिंग हो रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से आज बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने अपना नामांकन भरा। यह रिपोर्ट देखिए मथुरा से। हेमा मालिनी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद जहां एक तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है, वहीं मथुरा की लड़ाई में हेमा मालिनी ने मोर्चा संभाल लिया है। हेमा मालिनी के नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले कल हेमा मालिनी ने यमुना की पूजा अर्चना की। हेमा मालिनी की नजर इस बार मथुरा से जीत की हैट्रिक पर है। 2014 और 2019 में हेमा मालिनी ने मथुरा सीट से शानदार जीत हासिल की थी। 2014 में हेमा मालिनी ने जयंत चौधरी को करीब 3 लाख वोटों से हराया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने आरएलडी के ही कुंवर नरेंद्र सिंह को रिकॉर्ड वोटों से हराया। मथुरा को आरएलडी का गढ़ माना जाता रहा है। इस बार आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन है। वहीं कांग्रेस की तरफ से मथुरा सीट से विजेंद्र सिंह को उतारने की चर्चा थी। कल विजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मथुरा में दूसरे चरण में वोटिंग होगी, जहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ में वोटिंग होगी। और हेमा मालिनी पर दिए विवादित बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सफाई दी है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते होंगे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका दे दिया। बीजेपी ने भी बिना वक्त गवाए सुरजेवाला के बयान को मुद्दा बना लिया और कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बयान पर विवाद बढ़ता देख रणदीप सुरजेवाला ने सफाई दी है। उन्होंने बीजेपी पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने कैथल की चुनावी सभा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते, क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखिए बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें,
नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। सुरजेवाला ने बीजेपी पर महिला विरोधी होने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। और रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं हेमा मालिनी ने सुरजेवाला को जवाब दिया है। हेमा मालिनी तीसरी बार मथुरा से चुनावी मैदान में हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हेमा मालिनी से जब रणदीप सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है बोलना, हमें जनता का प्यार मिल रहा है। नहीं, उनका काम है कहना है ना। विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना ज़रूरी होता है। लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। तो मेरे साथ सब दे रहे हैं। मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हैं। रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। और रणदीप सुरजेवाला के बयान पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के लोग आधी आबादी का अपमान कर रहे हैं। जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि राजनीति करने लायक नहीं बचेंगे। कांग्रेसियों को अगर कला बुरी लगती है तो भगवान भी बचाएगा, इसमें मुझे संदेह है, ये कहा है योगी आदित्यनाथ। तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढी हुई नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। और केरल के वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने आज नामांकन दाखिल किया अपना। उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन वायनाड में राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उनके साथ थी। के सुरेंद्रन कोझिकोड जिले के उलेरी के रहने वाले हैं और 2020 से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। के सुरेंद्रन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा के वायनाड जिला अध्यक्ष के रूप में की थी और 2019 में पथानमथिट्टा से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। के सुरेंद्रन ने आज नामांकन से पहले रोड शो किया। इस रोड शो को कल नामांकन से पहले राहुल गांधी के रोड शो का जवाब माना जा रहा है। के सुरेंद्रन के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। हर तरफ भगवा ही नजर आ रहा था। पूरा इलाका पीएम मोदी के पोस्टर और बीजेपी के झंडे बैनर से पटा नजर आ रहा था। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग अपने चेहरे पर पीएम मोदी का फेस मास्क लगाए हुए थे और उनके समर्थन में नारे भी लगा रहे थे। और वायनाड में रोड शो के दौरान नजारा कैसा था और रोड शो में शामिल लोगों का क्या कहना था, देखिए हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा की वहीं से रिपोर्ट। जैसे राहुल जी को हराया था अमेठी में, वैसा ही इस बार वायनाड में रिजल्ट होगा। सुरेंद्रन जी वह राहुल जी को हराने वाला है और बहुत भारी उम्मीद से, बहुत भारी मेजोरिटी से हराने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आज किस तरीके से एक बड़ा सपोर्ट के सुरेंद्रन को मिल रहा है? के सुरेंद्रन को इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। स्मृति ईरानी यहाँ पर है, स्टेट प्रेसिडेंट है, अच्छा कैंडिडेट है, सुपर मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। सुरेंद्रन जी अच्छा बड़ा फाइटर है, केरला अच्छा लीडर है,
केरला का अच्छा लीडर है, बड़ा फाइटर है, प्रधानमंत्री उन्हें बड़ा फाइटर कहते हैं। और इस बीच देखिए कई किलोमीटर लंबा ये रोड शो जिस तरीके से वायनाड में निकल रहा है, चुनावी शंखनाद में केरला के ट्रेडिशनल ड्रम्स के साथ इसकी शुरुआत की गई है। और कई किलोमीटर लंबा ये रोड शो जिसमें स्मृति ईरानी ने बड़े सवाल उठा दिए नीति, नेता और नियत को लेकर। और रोड शो के दौरान हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा वायनाड में मौजूद थी। देखिए उनकी रिपोर्ट। देखिए किस तरीके से स्मृति ईरानी और के सुरेंद्रन इस वक्त इस ट्रक में जिस तरीके से ये खास सजाया गया है रोड शो की शुरुआत करने वाले हैं। और यही सवाल आज होगा कि क्या राहुल गांधी यहाँ पर वायनाड में भी अब इनसिक्योर हो चुके हैं। जिस सीट को हम हमेशा राहुल गांधी के लिए सुरक्षित सीट कहते थे, वहाँ किस तरीके से एक बड़ा चैलेंज स्मृति ईरानी की मौजूदगी में के सुरेंद्रन राहुल गांधी के सामने खड़ा कर रहे हैं। तो ये इनके हाथ में तीर कमान संभाल दे दिया गया है, जो मैं बात कह रही थी। और एक तरफ उनको जिस तरीके से ये फूलों का मुकुट पहनाया गया है, एक तीर कमान आपको स्मृति ईरानी के हाथ में नजर आ रहा होगा। अब देखिए यही तीर कमान, ये तीर आखिर किस तरफ निशाने पर लगने वाला है। और ये अंदाज स्मृति ईरानी का वायनाड में, जिसको देखते हुए लोगों का ये जोश हाई हो चुका है। और ये देखिए ये आगाज हो रहा है स्मृति ईरानी का वायनाड में इस अंदाज में। ये जो बो एंड एरो, ये जो तीर कमान उनके हाथ में दिया गया है, ये सवाल मैंने पहले भी किया था कि स्मृति ईरानी का स्वागत वायनाड में किस अंदाज में करेंगे। तो उन्होंने कहा फूल का गुलदस्ता देने के साथ साथ उनको शॉल ओढ़ी जाएगी और यहाँ देखिए तीर कमान उनको दिया जाएगा। और इस बीच स्मृति ईरानी ने रोड शो के दौरान आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और एसडीपीआई का समर्थन लेने पर सवाल खड़े किए। आज मुझे ये दुख होता है कहते हुए कि राहुल गांधी और गांधी परिवार चुनाव जीतने के लिए उन संगठनों का भी समर्थन लेना मंजूर कर रहे हैं जो पीएफआई के बैन के बाद भी राजनीतिक तौर पर आज भी वायनाड और केरल में काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि सत्ता का इतना लालच क्यों? Why such hunger for power that you will take support from banned PFI leaders as well? अगर दम है तो एसडीपीआई के समर्थन को ठुकराकर देश को संदेश देने की हिम्मत रखे राहुल गांधी। और रोड शो के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर हमला बोला। स्मृति ने बताया कि उनके सांसद बनने के बाद अमेठी में क्या क्या विकास के काम हुए हैं। मैं उस क्षेत्र से आई हूँ जिस क्षेत्र में 50 साल गांधी खानदान का राज रहा। कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ 50 साल जिस अमेठी को गांधी खानदान ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में कलेक्टर का ऑफिस पहली बार तब बना जब मोदी की सरकार बनी। 50 साल जिस अमेठी को गांधी परिवार ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में पहली बार 4 लाख परिवारों को, 16 लाख नागरिकों को घर में शौचालय तब मिला जब मोदी प्रधानमंत्री बने। 50 साल जिस अमेठी को गांधी खानदान ने अपना परिवार कहा, उस अमेठी में पहली बार 4 लाख लोगों को अपना घर मिला जब मोदी प्रधानमंत्री बने। और टीवी 9 के सवाल पर स्मृति ईरानी का बड़ा बयान, मुस्लिम लीग के समर्थन से राहुल शर्मसार। राहुल गांधी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के झंडे छिपाए गए, ये कहना स्मृति ईरानी का।
बट मैम, राहुल का मानना है कि वायनाड के लोगों के साथ उनका कनेक्ट बहुत पुराना है और उसी सपोर्ट के है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुटला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। और बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने आज महाराष्ट्र के अमरावती से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से ठीक पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नवनीत राणा के लिए आज का दिन बेहद खास है। एक तरफ उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए राहत भरी खबर भी आई। नामांकन दाखिल करने से पहले नवनीत राणा ने पूजा अर्चना की, घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया और फिर नामांकन करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फिर वहां पर विराजमान होंगे, उनके लिए, उनको साथ देने के लिए इस बार पहली बार सीधा मतदान वो कमल को करेंगे। तो मुझे लगता है मेरी तो जितना मुझे खुशी है, मुझसे भी कई ज्यादा मेरी अमरावती करों के चेहरों पे खुशी है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। नवनीत राणा के एससी सर्टिफिकेट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करके चुनाव से पहले नवनीत राणा को बड़ी राहत दी है। और बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच बात नहीं बनी और पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय ताल ठोक दी। पप्पू ने कहा कि आरजेडी उन्हें बंधन में बांधना चाहती थी। ये तस्वीर बिहार के पूर्णिया की है, जहां कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी पप्पू यादव बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना नामांकन करने पहुंचे। पप्पू का अंदाज अलग नजर आया। वो नॉमिनेशन के लिए मोटरसाइकिल से पहुंचे। बिहार की पूर्णिया सीट पर महागठबंधन की खींचतान आखिरकार उस मोड़ पर आकर खत्म हो गई जहां से रास्ते अलग हो गए। आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को उतारा तो कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने यहां से निर्दलीय मैदान में ताल ठोक दिया है। टॉर्चर जरूर हुआ 14 दिनों में, परेशान जरूर हुए, लेकिन मैंने देश का दिल जीता। मैं चुनाव जीतना मेरे लिए मैटर नहीं है, मेरे लिए मैटर है इस देश के जनता का विश्वास जीतना। और मैंने बिहार का आशीर्वाद जीता है और ये आशीर्वाद मैं बरकरार रखूंगा। पप्पू ने कहा कि उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। इधर लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के जमुई पहुंचे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और भारत की हैसियत आज कैसे बढ़ी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चंद्रमा के जिस कोने पर कोई नहीं पहुंचा था, वहां हमारा चंद्रयान, हमारा तिरंगा पहुंचा है।
और प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव पर हमला किया है और कहा कि लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि नौकरी के बदले पहले युवाओं और किसानों से जमीन ली जाती थी। याद रखिए, और कोई भी गरीब मां का बेटा इसको भूल नहीं सकता है, कोई भी किसान का बेटा भूल नहीं सकता है, कोई भी आशा अपेक्षा कर लेकर के जीने वाला नौजवान, मेहनत करके आगे आया हुआ नौजवान उस बात को कभी भूल नहीं सकता। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ, और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। और सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश आज एक बार फिर पढ़कर सुनाया, जिसमें विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वो दिल्ली के लोगों से मिलें और उनकी समस्याओं का निदान करें। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। जय हिंद। और जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह आज मंदिर पहुंचे, उसके बाद राजघाट गए। संजय ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कल जमानत पर रिहा हुए और आज भगवान का शुक्रिया अदा करने दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचे। संजय सिंह के साथ उनका परिवार भी था, साथ में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी थे। संजय सिंह आज कई मंत्रियों के घर भी जा रहे हैं। मंदिर जाने से पहले संजय सिंह ने कहा कि आपका कोई नेता या कार्यकर्ता किसी भी तरह के तानाशाही से डरने वाला नहीं है। कल जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा, वो इस बात को बताता है कि इस परिस्थितियों के अंदर जब अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है, जब एक तानाशाही हुकूमत दिल्ली की 2 करोड़ जनता के द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर रही है, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, नेता, सारे के सारे लोग अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती से सीना तान के खड़े हैं। संजय सिंह को अदालत ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है, जिसमें केस को लेकर कोई टिप्पणी न करने और मीडिया से केस के बारे में कोई बात नहीं करने की सख्त हिदायत शामिल है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता शुभम गुप्ता ने बुधवार को पूरे दिन उनके चुनावी प्रचार को कवर किया है। आपको दिखाते हैं देवास के आस्था और विदिशा के कन्नौज से TV9 की खास रिपोर्ट, हमारा नेता कैसा है। नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के दिन की शुरुआत मामा के घर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के साथ हुई। इसके बाद वो रोज की तरह पौधारोपण करने पहुंचे। बीते 3 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना ही पौधा लगा रहे हैं। आज भी वो पौधा लगाना पहुंचे हैं। सर, 3 वर्ष हो गए हैं, ये देखिए
किस तरह की जगह थी और पूरा जंगल बन चुका है। लगातार अपने काम की शुरुआत, आज भी सर कैंपेन की शुरुआत पौधा लगाकर। पौधा तो रोज ही लगाना है, धरती माँ का श्रृंगार करना है, आने वाले पीढ़ियों के लायक बने रहने देना है। इसलिए आज अपने उन भांजों के साथ जिनका जन्मदिन है और एनएसएस के भांजे भांजी आज हमारा जन्मदिन है, सबके साथ में पौधारोपण कर रहा हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा पहले इन बच्चों को खिलाए ना जिनका जन्मदिन है। लीजिए बोलिए। धन्यवाद बोलो मामा जी को। बेटी आपका जन्मदिन नहीं, लेकिन फिर भी बधाई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान एमपी के आष्टा की ओर निकल पड़े, जो देवास संसदीय क्षेत्र में आता है। दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल दोनों के बयान आए हैं कि हम हमारी सीट पर 400 अगर कैंडिडेट उतार दें तो फिर चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। क्या ये पहले ही एक हार की ओर का इशारा है ईवीएम पर? आपने बिल्कुल सही कहा शिवम, ये पराजय स्वीकार करना है। वो जानते हैं कि वो जीत ही नहीं सकते, इसलिए हार की पूर्व भूमिका बनाएं, ईवीएम के मत्थे दोष मढ़ दें। ये इंडिया गठबंधन जो बना है, जिसे आप इंडी गठबंधन भी कहते हैं, इसका कितना असर देश भर में दिखाई देगा सर? इतनी सारी पार्टियां जुट गई है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट चुनी है खजुराहो की, जहां से वीडी शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी नीति, नियत और नेता कुछ भी तय नहीं है। नीति इनके पास कोई है नहीं, नियत केवल ये है कि कैसे हम भ्रष्टाचार की जो कार्रवाइयाँ हमारे ऊपर होनी उनसे हम बच पाएँ, और इसलिए ये केवल करप्शन से बचने के लिए, क्योंकि उनको पता है मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, गड़बड़ करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। पहले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं थी, कितने बड़े आरोप लग जाए जांच वाँच चलती रहती थी। अब ठोस कार्रवाई होती है, तो डर के ये लोग एक साथ गठबंधन बनाने की ने कोशिश की, लेकिन ऐसे डरे हुए लोग जिनमें से कई आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो देश का विकल्प कभी हो ही नहीं सकते। इस दौरान जगह जगह शिवराज सिंह चौहान का स्वागत होता रहा। सीएम पद से हटने के बावजूद जनता से उनका कनेक्शन कमाल का दिखता है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान आष्टा पहुंचे और रोड शो किया। महिलाओं ने उन पर फूलों की बारिश भी की। ये तस्वीरें आप उनकी देख रहे हैं जब वो रोड शो कर रहे हैं, और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग भी इस रोड शो का हिस्सा हो रहे हैं। लगातार सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान दिखाई देते हैं, और मध्य प्रदेश की ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पर उन्हें पार्टी ना भेजे। यही कारण है कि आज आष्टा में पहुंचे हैं। अभी सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार अगर उन्होंने कहीं किया है तो अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में किए। आप बताएं, शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आप क्या आए हैं, सबसे बड़े नेता के तौर पर देखते हैं आप उन्हें? संपूर्ण जनता, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति है, और ऐसे सकारात्मक व्यक्ति से जहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं जनता प्रमुख। आप बताइए, आप भी अभी मानते हैं सबसे बड़े नेता आपके शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के जननायक, भारत के भविष्य रहेंगे। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का अभूतपूर्व मामा के रूप में उभरे हैं। इस जगह आप जाते हैं वहाँ पर इसी तरह की तस्वीरें, ये देखिए ऊपर से पुष्प वर्षा, हर जगह इसी तरह का माहौल दिखाई देता है। क्या कहेंगे इस प्रेम? जनता का आशीर्वाद बरस रहा है, उनका स्नेह और प्रेम है। दूसरे प्रत्याशी भी चाहते हैं कि आप उनके क्षेत्र में जाएं, प्रचार प्रसार करें। हमारे मित्र महेंद्र जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय नेता है, सिटी के सांसद। आज उनके साथ में आया हूँ यहाँ रोड शो करने, और जनता उनको आशीर्वाद देती है। देवास के आष्टा से शिवराज सिंह चौहान विदिशा लोकसभा इलाके कन्नौद में पहुंचे, जहां लाडली बहनों ने उनको 10 रुपए 50 रुपए का चंदा भी दिया। मामा ने भी अपनी बहनों और भांजियों पर जमकर प्यार बरसाया। मेरा ये संकल्प है कि इन बेटे और बेटियों की जिंदगी को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। बेहतर से बेहतर यार 2 मिनट यार, काम करना नजर आ। उसके लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं प्रयास करूंगा। इतना भाग्यशाली हूं मैं, इसलिए ये बच्चे प्यार करते हैं। हमारा मामा, मेरा मामा,
भगवान तूने मुझे धन्य कर दिया। ये सभा राजनीतिक नहीं है, ये मेरे परिवार की सभा है, जब मेरी बहन और मेरे भाई अपना आशीर्वाद लेकर मेरे पास है। मेरी बहनों, तुम्हारा दिया हुआ एक एक रुपया मेरे लिए अरबों की दौलत है, ये तुम्हारा आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद को मैं किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे लिए हर स्त्री देवी की मूर्ति है, हर बहन देवी की मूर्ति। टीवी9 रिपोर्टर शुभम गुप्ता ने वहां पर मौजूद महिलाओं और बच्चियों से भी बात की। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नीलम कर्मा। कौन आया है जाने पर? हमारे शिवराज सिंह मामा। अच्छा, मामा कहते हैं आप उन्हें। कितना प्रेम करते हैं आप लोग अपने मामा से और क्यों? बहुत करते हैं, क्योंकि मामा ने हमारे लिए बहुत सी योजनाएं निकाली है। अच्छा विजय हो मामा। आप लोगों ये जो 10-10, 20-20 रुपए ये भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए देते हैं? लाड़ है ये तो मामा जी को, भाई को। कितने रुपए दिए आपने? अब देंगे? आप देंगे? कितने रुपए दे रहे हैं? 20 रुपए। सर, ये प्रेम तो देखते ही बनता है। ऐसी तस्वीरें हम किसी और नेता की नहीं देखते। ये अद्भुत है। देखते हैं सर, जो कुछ 10 रुपए कोई दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है, ये भी हर जगह की तस्वीरें रहती है। क्या कहेंगे? है और मेरे लिए अकल्पनीय है। मेरा जीवन तो धन्य हो गया इनके प्रेम से। तो इनका प्रेम भी सर इस चुनाव में मिलेगा, क्योंकि 23 में तो खूब प्रेम चुनाव से जोड़ कर नहीं देख सकते। ये देख रहे हैं आप कि खुद शिवराज सिंह चौहान इन बहनों पर, इन बेटियों पर, जिन्हें वो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना कहते हैं, उन पर पुष्प वर्षा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और वो खुद कहते हैं कि इसे मैं राजनीति से जोड़कर नहीं देखता हूँ। दरअसल शिवराज सिंह चौहान हर चुनाव में महिलाओं से आशीर्वाद के रूप में चुनाव लड़ने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। इस जनसभा के बाद विदिशा से लोकसभा कैंडिडेट शिवराज सिंह चौहान अपनी थकान मिटाने चाय की दुकान पर पहुंचे। सुबह 12 बजे से ही प्रचार प्रसार पर निकले हैं, कई सभाएं कर चुके हैं, बीच बीच में लोगों से मिलते भी हैं और अभी इस वक्त एक ढाबे पर हैं जहां पर चाय का लुत्फ ले रहे हैं, अपनी थकान मिटाने की कोशिश और पराठा भी खा रहे हैं। सर, इस तरह थकते तो है नहीं हम, ये तो चाय पीना था गले के लिए, इसलिए पी रहे हैं और उस बहाने कार्यकर्ताओं से गप भी हो जाती, थकान वकान अभी नहीं आती। सर, इतनी उम्र हो गई है आपकी, लगता नहीं है 18, 19, 20 घंटे, कितने घंटे काम करते हैं सर? कम से कम 18-19 तो करते ही। अभी हम देख रहे थे कि महिलाओं ने आपको, किसी ने 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, सर एक अलग ही तस्वीर वो दिखाई देती है। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में जो भाव हम देख रहे थे और आपको भी जो देख रहे थे, जब वो कनेक्शन बनता है वो एक अलग नज़ारा होता है सर। कैसे उससे आप परिभाषित करेंगे सर? ये स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का रिश्ता है, इसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। मैं तो अपने जीवन को धन्य मानता हूँ जो ऐसा प्रेम अपने भाई बहनों का, बेटे बेटियों का मिलता है। ये अद्भुत है और इसी में जीवन की सार्थकता है। विदिशा जैसी सेफ सीट होते हुए भी शिवराज सिंह चौहान लगातार मेहनत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। और तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर का नामांकन, राजीव चंद्रशेखर के साथ एस जयशंकर रहे मौजूद।